हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज एक बार फिर हम कनेक्ट हो चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं? पेपर वन यूजीसी नेट का रिवीजन। यूजीसी नेट का एग्जाम अब बस चंद दिनों में ही होने वाला है। जनवरी से एग्जाम है जो कि दिसंबर साइकिल का है। और उस एग्जाम को पूरा करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और आपका काम आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ रोज आ रहा हूँ, जहाँ पे हम बैठ कर रिवीजन कर रहे हैं हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक पेपर वन का। और उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट के साथ आया हूं, जिससे कुछ लोगों को डर भी लगता है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो उसमें एक सब सेक्शन ऐसा है जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगर कोई आंख बंद करके भी मुझसे पूछे, मतलब नींद में भी अगर मुझसे पूछ ले कि एक यूनिट बता दीजिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, तो मैं बताऊंगा कि भाई तुम जाके प्रोटोकॉल्स पढ़ लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे प्रोटोकॉल्स आपको बाजुबानी याद होने चाहिए। और सारे प्रोटोकॉल्स के जो फैक्ट्स हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। फैक्ट्स, क्योंकि फैक्चुअल सवाल ही पूछते हैं। ये कब बना था, क्रोनोलॉजी के सवाल पूछ लेंगे। फिर कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट्स उसमें थे, क्यों बना था, कौन कौन से सब प्रोटोकॉल्स उसमें से निकल के आए, सब कन्वेंशंस निकल के आए, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पेपर वन में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे आज मैं रिवीजन करने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। अगर आप वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको लास्ट तक देखें और अच्छे से रिवाइज कर लें। मैं सारे फैक्ट्स बता दूंगा, अपने सेल्फ नोट्स के साथ आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। लेट्स मूव अहेड इनटू द वीडियो। आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन। और नेक्स्ट चीज जो आप देख पाओगे वो है मेरा स्क्रीन। यस, हियर वी गो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वन पेज में सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स डाल दिए। 1 to 1.5 पेज में सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, जहाँ पे क्विक रिवीजन हम लोग का बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। एनीवेज मैं साइड में लिखता रहूंगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो जो प्रोटोकॉल का सिलसिला है ये बेसिकली पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्यों है। तो जो पीडीई का यूनिट है, ये पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का यूनिट है। इसमें एनवायरनमेंट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे सिविलाइजेशंस इंप्रूव हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे जैसे ह्यूमन जो है वो ज्यादा एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाने लगे, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनने लगी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हुई, तमाम तरह की चीजें हुई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, दुनिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ तमाम बड़े बड़े देशों को कि एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ग्रोथ को पाने के चक्कर में। मैंने मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पाने के चक्कर में हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। अब एनवायरनमेंट को अगर खराब कर देंगे तो उसकी बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हो गए, इन लोगों ने इस पे बातें करना शुरू की। तो लोगों को लगा, दुनिया को लगा कि क्यों ना इस पे हम चर्चा करें, चिंतन करें। तो सारे देश मिलके, जो भी इंटरेस्टिंग कंट्रीज थे वो सब मिलके कन्वेंशंस करने लगे, प्रोटोकॉल्स करने लगे, जहाँ पे एनवायरनमेंट पे चर्चा होने लगी कि हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखें, पर एनवायरनमेंट हमारा खराब ना हो। एनवायरनमेंट को भी सस्टेन करना पड़ेगा हमें। इसमें बहुत सारे अलग अलग कन्वेंशंस हुए। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं। फिर रियो+20 भी कहते हैं हम लोग, 20 साल बाद जो हुआ। रियो+10 2002 में जो हुआ, 2012 में फिर हुआ। फिर जो G20 वगैरह है, ये भी इन्वायरमेंट पे ही बातचीत होती थी इसमें। अब हालांकि इसमें और भी यूनिट्स जुड़ गए हैं, जैसे एंटी टेररिज्म की बात भी हो जाती है आजकल, इस पे भी चर्चा हो जाती है। यानी बेसिकली इसमें वो हर एक चीज आता है, इन सारे प्रोटोकॉल्स में, इन सारे ग्रुप्स में वो हर एक चीज आता है जिससे दुनिया जो है वो ग्रोथ तो उसको मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ तो मिले, पर उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, जो एनवायरनमेंट है, इंसान को जीने के लिए जो बेसिक तत्व है नेचर के, उनके साथ खिलवाड़ ना हो, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। तो टेररिज्म भी उसी में आ जाता है। आप जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर लो, अगर टेररिज्म रहेगा तो फिर आपके लाइफस्टाइल को खतरा है, आपके लाइफस्टाइल पे एक क्वेश्चन मार्क है कि आप कितने फ्रीडम के साथ रह सकते हो। तो इन तमाम चीजों को सुधारने के लिए, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रोटोकॉल्स बने। उनमें से पहला प्रोटोकॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिए। मॉन्ट्रियल, अब मॉन्ट्रियल क्या है? मॉन्ट्रियल एक जगह की नाम।
तो यूजुअली जिस जगह पे ये मीटिंगें होती थी उस जगह के नाम पे प्रोटोकॉल बन जाता था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में फाइनलाइज होता है, याद रखिए 1987 में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1987 में फाइनलाइज होता है। और ये बेसिकली ओजोन प्रोटोकॉल था, ओजोन। ये जो मीटिंग थी, ये जो प्रोटोकॉल था, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन जो डिप्लेट हो रहा था, उसके डिप्लेट होने की जो सोर्सेज है उस पे बातचीत हो रही थी कि क्यों डिप्लेट हो रहा है, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अब जिन्हें ओजोन नहीं पता, मैं बता दूं ओजोन क्या होता है। ओजोन या O3। तो ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एक चादर समझ लो, एटमॉस्फेयर है। ठीक है। अभी एटमॉस्फेयर में ही एक लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर, वहां पे एक लेयर होता है ओजोन लेयर। ठीक है। अब ओजोन लेयर क्या करता है हमारे लिए, रक्षा कवच का काम करता है। रक्षा कवच, रक्षा कवच यानी कि तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो हार्मफुल किरणें आती हैं, वो किरणें अर्थ में पेनिट्रेट ना कर जाए, इसीलिए ओजोन लेयर उसे रिफ्लेक्ट बैक करता है, ओजोन लेयर उसे बचाता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ओजोन लेयर पर टकरा के निकल जाती है। तो इससे हमारा जो पृथ्वी है वो स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशंस नहीं होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होने लगा, वर्ल्ड वॉर 2 में धुआंधार केमिकल्स इस्तेमाल हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में भी इस्तेमाल हुआ, और जैसे जैसे हम लोग 20th सेंचुरी की तरफ बढ़े, हम लग्जरियस आइटम जैसे एसी, फ्रिज, इन सब का भी इस्तेमाल करने लगे, और ये सारी चीजें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी। इन सारी चीजों से एक ऐसा गैस निकलता था जिस गैस की वजह से ओजोन लेयर में, ये जो ओजोन का परत है, इस ओजोन के परत में छेद होने लगे, डिप्लेट होने लगा, छेद होने लगे। अब जब छेद हो रहा था तो अल्ट्रावायलेट रेस इन छेदों के थ्रू पृथ्वी पे गिरने लगी, और इससे पृथ्वी को नुकसान होने लगा। तो उसी नुकसान को सुधारने के लिए, उसी नुकसान से पार निकलने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। और इस प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लेटिंग सोर्सेज के बारे में बात की गई कि कैसे उनको हम फेज आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फियर, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाता है कौन से लेयर पे ये काम होता है, तो स्ट्रेटोस्फियर। ओडीएस, ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सोर्सेज। The protocol has initiated strong domestic action to phase out ODS such as CFC। ओडीएस को कैसे फेज आउट किया जा सके, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सोर्सेज को कैसे हम हटा फेंके इस पृथ्वी से। अब ओजोन डिप्लेटिंग सोर्सेज क्या होते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी एक केमिकल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे ओजोन लेयर डिप्लेट होता है, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचती है। और ये सबसे ज्यादा एसी और फ्रिज से निकलता है, एसी और फ्रिज से। इसलिए जितनी ज्यादा एसी हम यूज करेंगे उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्योंकि एसी एक ऐसा गैस रिलीज करते हैं जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाता है, ओजोन लेयर डिप्लेट होता है, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है, लोग और एसी लगाते हैं, और ये सेम साइकिल चलता रहता है। ठीक है। On 15th October 2016, parties to the Montreal Protocol adopted the Kigali Amendment to phase out HFC। ये प्रोटोकॉल कंटिन्यू होते रहा, इसमें और भी सब प्रोटोकॉल्स होने लगे, और 2016 में किगली अमेंडमेंट होता है। यानी कि इस प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, जिसे किगली अमेंडमेंट कहते हैं, क्योंकि ये किगली में हुआ था। और एचएफसी पे भी बात हुई, तो पहले सीएफसी पे बात हुई थी, फिर एचएफसी पे भी बात हुई। एचएफसी भी एक गैस है जो ओजोन डिप्लेटिंग सोर्स है। ओके। वियना 1985 कन्वेंशन भी इसी के अंडर आता है, किगाली 2016 भी इसी के अंडर आता है। किगाली 2016 को 2019 में भी अमेंड किया गया, ये सारी चीजें याद रखना है। किगाली 2016 में आया, जिसे 2019 में अमेंड किया गया। वियना 1985 में आया, जिसे 1988 में अमेंड किया गया। किगाली में एचएफसी पे बात की गई कि कैसे हम एचएफसी को 80% रिड्यूस कर सकते हैं 2040 तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मैं वापस से एक बार इसे रिवाइज करवा देता हूँ ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाइट बोर्ड यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से दिखेगा, पर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कौन कौन से पॉइंटर्स हैं। आपको वो पॉइंटर्स अगर याद हो गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है। एमएसक्यू क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें समझना। तो मेरा व्हाइट बोर्ड ओपन होने वाला है, मैं फटाफट कुछ चीजें लिख देता हूँ। अगर इस पे मैं नहीं लिख पाया तो मैं दूसरे सेक्शन में जाके लिख दूंगा। तो जो पहला चीज हम लिखेंगे वो है, ये रहा। हाँ। अरे, ये
मोन्ट्रियल मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985 पर फाइनलाइज हुआ 1987। ठीक है। अभी इसमें थिकनेस थोड़ा बढ़ा दूं। हाँ, कलर चेंज कर लेता हूँ रेड पे। फाइनलाइज हुआ 1987। ओडीएस फेज आउट करने के लिए बोला गया था। ओडीएस फेज आउट कैसे होगा? ओडीएस में भी कौन सा ओडीएस? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके। अभी 2016 में किगाली एक अमेंडमेंट होता है, किगाली अमेंडमेंट। और किगाली अमेंडमेंट को भी चेंज किया जाता है 2019 में। क्या कहा जाता है इसमें? कि एचएफसी को हम कैसे रिड्यूस करेंगे 80% बाई 2040, ये कहा जाता है। वियना में कन्वेंशन होता है 1985 में, जिसे अमेंड किया जाता है 1988 में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जाएंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, जो है रियो समिट या फिर अर्थ समिट उसे कह सकते हैं। रियो समिट या अर्थ समिट। अब ये रियो समिट क्या होता है, यहाँ देख लीजिए। रियो समिट, व्हाट इज रियो समिट? रियो समिट को हम अर्थ समिट भी कहते हैं, ये रियो में हुआ था। अर्थ समिट भी कहते हैं। ये रियो में हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में। अभी एक बात समझ लीजिए, अर्थ समिट से तीन चीजें निकल के आती हैं। ये जो अर्थ समिट है 1992, इससे तीन चीजें निकल के आती हैं। एक यूएनएफसीसीसी, दूसरा सीबीडी, और तीसरा एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है? इसी से हमें एसडीजीज मिलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 एसडीजीज हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिन्हें हमें अचीव करना है 2030 तक। 2015 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 17 एसडीजी से मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि कैसे आपको 17 एसडीजीज याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। यूएनएफसीसी क्या है और सीबीडी क्या है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यूएनएफसीसी बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। और सीबीडी इज, अभी नेक्स्ट में बताने वाला हूँ, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पर रियो समिट के क्या फीचर्स है उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, स्टार्ट हुआ इसी के साथ, रियो समिट के साथ। ये कॉन्फ्रेंस रियो डी जेनेरियो में होता है 1992 में। और बहुत ही फेमसली हम रियो प्लस 10 और रियो प्लस 20 को समझते हैं। अब रियो प्लस 10 और रियो प्लस 20 क्या है? तो 2002 में भी एक समिट होता है और 2012 में भी एक समिट होता है। तो ये 10-10 साल के गैप में हो रहा है। 1992 के बाद 2002, 10 साल, और 1992 के 20 साल बाद यानी 2012। इसलिए रियो प्लस 10 और रियो प्लस 20 भी आपको समझ के रखना है। इसे हम लार्जेस्ट गैदरिंग कहते थे वर्ल्ड लीडर्स की। 1992 में वर्ल्ड लीडर्स की लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, जहां पे 117 हेड ऑफ द स्टेट्स थे। कितने? 117 हेड ऑफ द स्टेट्स, याद रखिएगा। और 178 नेशन से ये आए थे, 178 नेशन से। ओके। मैं सारे एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूँ क्योंकि सारे पॉइंटर्स याद रखने बहुत जरूरी है। इसको भी मिटा देता हूँ, मैंने बता दिया तीन चीजें निकल के आई थी, इस पे विस्तार में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा Convention on Biodiversity is a binding treaty that required nation to take inventories of their plant and wildlife। अभी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, सीबीडी, जिस पे चर्चा करेंगे, इसमें क्या कहा गया था कि हम जितनी भी स्पीसीज हैं दुनिया में, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फौना हो, फ्लोरा फौना यानी कि चाहे पेड़ पौधे हो चाहे पशु पक्षियां हो, उनके जो स्पीसीज है उनको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कंजर्व करके, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गए थे। जानवर जब भी एक्सटिंक्ट होते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी जब भी एक्सटिंक्ट होते हैं, उससे एनवायरनमेंट पे ओवरऑल बहुत असर पड़ता है, इकोसिस्टम पे। क्योंकि हर जीव जंतु इकोसिस्टम को चला रहा है, वो चेन में बना हुआ है। अगर एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो उससे दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें कैसे प्रिजर्व करके रखें। यूएनएफसीसी, जैसा मैंने कहा, या फिर जो कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज पे, इट्स अ बाइंडिंग ट्रिटी। तो ये सब बाइंडिंग ट्रिटी थी, याद रखिए, बाइंडिंग ट्रिटी। बाइंडिंग ट्रिटी का मतलब क्या होता है? कि रियो समिट के साथ ये बाइंडिंग थी। आपको आप अगर रियो समिट को मान रहे हो तो आपको इन्हें भी मानना पड़ेगा। बाइंडिंग ट्रिटी है ये। ओके, बाध्य है, ये ट्रिटी आपको मानना पड़ेगा। और यूएनएफसीसी क्या कहता था? कि हर देश रिक्वायर नेशन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी CO2 की एमिशन को, मीथेन की एमिशन को, और जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके एमिशन को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने देश में ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेगी, एनवायरमेंटल पॉलिसी, जिससे CO2 रिड्यूस हो, जिससे मीथेन रिलीज रिड्यूस हो। तो भारत भी अभी वैसे ही कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें CO2 रिड्यूस करना है, हमें मीथेन रिड्यूस करना है। इसलिए हम
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे एनवायरनमेंट सुरक्षित रह सके। पर ये कितना पेपर्स पे और कितना प्रैक्टिकल है ये आप सब समझते हो, तो उस पर मुझे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। इसके बाद रियो समिट में क्या आता है? डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और रियो डिक्लेरेशन लेड डाउन 27 ब्रॉड नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स। अब ये तो बाइंडिंग प्रिंसिपल्स है, जैसे कि मैंने कहा सीबीडी हो गया या यूएनएफसीसी हो गया, पर 27 नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स भी थे। 27 कितने? 27 नॉन बाइंडिंग थे। चाहे आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ये कंट्री पे छोड़ दिया गया था, क्योंकि कंट्री की कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज भी होती हैं। और इसके बाद एजेंडा 21 ये भी बाइंडिंग था, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे आगे। अच्छा, अभी सीओपी पे बात कर लें। सीओपी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये होते रहता है, अक्सर होता है। अभी सीओपी 27-28 भी हो गया। सीओपी पे अलग वीडियो बनाऊंगा कि सीओपी 27 में क्या बोला गया, सीओपी 26 में क्या बोला गया, सीओपी 28 में क्या बोला गया, कहाँ हुआ, कौन सा सीओपी दुबई में हुआ, कौन सा सीओपी शर्म एल शेख में हुआ, ये सब एक वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक है। सीओपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सीओपी स्टार्ट ही हो रहा है अर्थ समिट के बाद। आपको सारे सीओपी सीक्वेंस वाइज याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सीबीडी पे। ये सीबीडी कहाँ से निकल के आ रहा है? अर्थ समिट से ही निकल के आ रहा है सीबीडी। कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये हर 2 साल में होता है, हेल्ड वंस इन 2 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे फैक्ट्स याद रखना है। हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स। ओके। फॉर्मली अडॉप्टेड इन अर्थ समिट, अर्थ समिट में से अडॉप्ट किया गया था। एस्टेब्लिशेस 3 गोल्स, इसके 3 मुख्य गोल है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना। सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट का सस्टेनेबल यूज करना। और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, जो भी लाभ होंगे उसको इक्विटेबल तरीके से बांटना। अच्छा, अभी इसके सेक्रेटरीट कहाँ है? ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। इसके सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल में है, वही मॉन्ट्रियल जहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कनाडा में। अभी इसमें सीबीडी में कुछ प्रोटोकॉल्स, सब प्रोटोकॉल्स निकल के आते हैं, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीडी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, कार्टेगेना प्रोटोकॉल। दूसरा, नगोया प्रोटोकॉल। और तीसरा, आईची, आईची टारगेट फोर्स, एबीटीटीएफ कहते हैं जिसे हम। अब तीनों को समझ लेते हैं। कार्टेगेना प्रोटोकॉल 2000 में आया, पर 2003 में लागू हुआ। लागू हुआ 2003 में, याद रखना है। आया 2000 में, पर लागू हुआ 2003 में। ये बायो सेफ्टी पे बात करता है। इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एलएम पे काम करता है। ये एलएम शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एलएमओ। ये ट्रिक याद रखो, कार्टेगेना प्रोटोकॉल यानी एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 29 2000, एंटर्ड इनटू फोर्स 11 सितंबर 2003। तो कब हो रहा है ये कार्टेगेना? 2000 में आ रहा है और 2003 में लागू हो रहा है, याद रखना है डेट। इसके बाद नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल एम्स एट शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज से जो बेनिफिट्स मिल रही है हमें, उसका ठीक से यूटिलाइजेशन हो, आवंटन हो। इंक्लूड्स एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। ये बायोडायवर्सिटी पे काम करता था। ये 2010 में आया और 2014 में लागू हुआ। 2010 में आया और 2014 में लागू हुआ, याद रखना है सारे डेट्स को, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट टास्क फोर्स, एबीटीटीएफ, was established to provide a platform for agencies and organizations to coordinate their activities in support of implementation of the strategic plan for biodiversity। 2011 से 20, ये भी तारीख आपको याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे फैक्ट्स याद रख लो सीबीडी से। फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे, इसमें कोई लॉजिकल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस नहीं रहेगा। और आपसे आपके व्यूज भी पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो अगर आप सारे फैक्ट्स याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको अटेंड करना, और बहुत आसान होगा आपके लिए नंबर स्कोर करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल समझते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 2000 इस 8 और 2 फेजेस में होता है बेसिकली। 2008 से 12 और उसके बाद 13 से 20, 2 फेजेस में हमें देखने को मिलता है क्योटो प्रोटोकॉल। 2 कमिटमेंट पीरियड है इसके बेसिकली। ये 1997 में कंक्लूड होता है। कब? सीओपी 3 के दौरान। जैसे कि मैंने कहा, सीओपी शुरू हो गया था अर्थ समिट के बाद ही। सीओपी 3 जब हो रहा था, तीसरा सीओपी जब हो रहा था 1997 में, कहाँ पे? जापान में। जापान में भी कहाँ पे? क्योटो में। तब वहां से आके निकलता है क्योटो प्रोटोकॉल। यानी सीओपी 3 ही क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आप समझ लो। सीओपी 3 इज क्योटो प्रोटोकॉल, वहां से निकल के आ रहा है जो चीज, वो क्योटो प्रोटोकॉल है। केम इनटू फोर्स इन फरवरी 2005।
यूएसए रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच कंट्री रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल, तो आपको लिखना है यूएसए। अभी क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्सर 1 में जिन गैसेस का नाम लिया गया है, वो गैसेस का लिस्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनेक्सर 1 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको गैसेस के नाम याद रख लेने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFC, PFC, SF6। ये 6 गैस ही है, इसके अलावा कोई गैस नहीं है। तो कभी कभी वो लोग ना सल्फर डाइऑक्साइड दे देंगे कि क्या सल्फर डाइऑक्साइड क्योटो प्रोटोकॉल में था, और लोग को लगता है कि सल्फर डाइऑक्साइड तो रहा ही होगा, इतना खतरनाक गैस है, इंपॉर्टेंट गैस है, आप टिक करके आ जाते हो, पर नहीं, SO2 नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल में। ये 6 गैसेस हैं, आपको इन 6 गैसेस के नाम याद रखने हैं, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6। ओके। Based on the principle of common but differentiated responsibility, CBDR full form very important, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि सारे कंट्री के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉमन है पर डिफरेंशिएटेड है। सीबीडीआर डिवाइड्स कंट्री इन टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में कंट्री को डिवाइड किया जाता है। एक जो बड़ी कंट्री है, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, चाइना, ये डेवलप्ड कंट्रीज है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडस्ट्रीज होती है, इसलिए ज्यादा पॉल्यूशन करती है। पर इनका पॉल्यूशन का इफेक्ट तो दूसरे कंट्री पे भी पड़ता है। अब अगर चाइना पॉल्यूशन करेगा तो उसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, आसपास के पड़ोसी कंट्रीज पे भी पड़ेगा, जबकि वो इतना पॉल्यूशन नहीं कर रही है। इकोनॉमिक्स में इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसे कहते हैं कोस्ट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो दो कैटेगरी में बांटा गया, एक डेवलप्ड कंट्रीज जो बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है, और एक रिसेंटली पोल्यूटिंग एलडीसीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो अब रिसेंटली पोल्यूशन करना उसने स्टार्ट किया है, रिसेंटली उनमें अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, फैक्ट्रियां बनी है, कल कारखाने बने हैं, इसलिए अब नया नया वो पोल्यूशन कर रही है। तो दो कंट्रीज में बांटा गया, डेवलप्ड कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इसके तीन मैकेनिज्म है, क्लीन डेवलपमेंट मिशन, साफ सफाई, एमिशन ट्रेडिंग कि कौन सी कंट्री कितनी एमिशन कर सकती है, गैस का कितना एमिशन हो सकता है, और उस एमिशन पे ट्रेडिंग भी होगी। यानी कि अगर मान लो मुझे एक सर्टेन, मान लो मुझे 5 टन एमिशन करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैं कुछ पैसे दूंगा अपने पड़ोस की कंट्री को कि हाँ भाई मैं 5 टन एमिशन करने वाला हूँ, तुम्हारे देश को जो खतरा होगा उसका पैसा मैं दे देता हूँ। तो ये ट्रेडिंग हो रही है एमिशन की, इसे हम एमिशन ट्रेडिंग कहते हैं। और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सबको मिलके काम करना है। कार्बन क्रेडिट की बात की गई, कार्बन क्रेडिट का मार्केट मैकेनिज्म क्या होगा, तो 1 कार्बन क्रेडिट का जो यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 बनाया गया। यानी कि 1 टन CO2 अगर कोई इमिट कर रहे हैं, यानी हम कहेंगे 1 कार्बन क्रेडिट हुआ, 1 कार्बन क्रेडिट, याद रखना है। इट हैज टू कमिटमेंट पीरियड, जैसे कि मैंने कहा 2008 से 12 और 13 से 20। बाली COP13 टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल मैकेनिज्म। अभी COP13 जो हुआ बाली में, वहां पे फाइनेंशियल मैकेनिज्म के बारे में बात की गई। COP8 जो हुआ पोलैंड में, वहां पे एडेप्टेशन फंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए एडेप्टेशन फंड्स लॉन्च किया गया। COP9 जो हो रहा है डेनमार्क में, वहां पे ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने में ना दिया जाए। यानी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, उसको 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। और 2010 में, COP10 में, COP9 के बाद COP10 में, COP9 डेनमार्क में होता है और COP10 मैक्सिको में होता है, ठीक उसके बाद वाले COP में कहा गया सेम चीज, पर 2 डिग्री की जगह उन्होंने 1.5 डिग्री कहा कि हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, ग्लोबल टेम्परेचर को। तो ये सारी चीजें, बातें क्योटो प्रोटोकॉल में हमें देखने को मिलती हैं। सारे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, COP पे अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपका सारा क्लैरिफिकेशन वहां हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जा रहा है क्योंकि मैं सारे प्रोटोकॉल्स को एक ही वीडियो में रखना चाह रहा था, ताकि आपका रिवीजन सारे प्रोटोकॉल्स का एक ही साथ हो जाए। अभी एक और चीज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, तो ये बेसिकली एक ऐसा अलायंस है, एक ऐसी कंट्री का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आती है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अर्थ पे सबसे ज्यादा सन रे डायरेक्टली पड़ता है, सबसे ज्यादा खतरा इसको है। तो इन कंट्री ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, हालांकि अब तो ये सब कंट्री के लिए ओपन हो चुकी है, पर जब ये बना था 2016 में, तब ये TOC और TOCP के बीच के कंट्रीज के लिए बना था, जिसमें 121 कंट्रीज आती थी। ये प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस सर का इनिशिएशन था। इसका सेक्रेटरीट इंडिया में है, और इंडिया एम करता है कि वो 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 2022 तक, ये उसका एम था, 100 गीगावाट।
और 1 टेरावाट सोलर एनर्जी 2030 तक प्रोड्यूस किया जाएगा। ये सारे फैक्ट्स हैं। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके लिए 300 मिलियन पाउंड एलोकेट किए थे। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। डायरेक्टर जनरल इसके अजय माथुर हैं। 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुई थी और सारे यूएन मेंबर्स इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी जो स्टार्ट हुआ था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, अब 2018 से इसमें यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्रीज हैं वो चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, उनके ऊपर है। आईएसए का जो पर्पस था वो ये था कि जितने भी कंट्रीज हैं वो क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और क्लाइमेट पे काम करें। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इसमें काम कर रही है, और ये लोग मिलके $1 मिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे इसके कॉर्पस पे। $1 मिलियन इसके कॉर्पस में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये आईएसए से रिलेटेड सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, सेक्रेटरीट इंडिया में है, डीजी अजय माथुर सर है। 2018 में अमेंडमेंट हुआ, यूनाइटेड नेशंस के सारे कंट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं। 2016 में स्टार्टिंग हुआ था। पहला समिट 11 मार्च 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। इफेक्ट्स याद रख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आईएसए क्या है। आईएसए पे बहुत क्वेश्चंस बने हैं और बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज 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 इन्हें अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और पेरिस एग्रीमेंट देखते हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? ये 2015 में हुआ था और ये बेसिकली एक सीओपी है। 2015 में हुआ था, ये एक सीओपी है। फ्रेंच में से ले एल कॉर्डो दे पेरिस कहते हैं, मैं उतना अच्छा फ्रेंच नहीं बोल सकता। 2015 में हुआ था। यहाँ पे ये कहा गया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए, और एफर्ट्स करना चाहिए कि 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। और टॉक्स अबाउट लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस टू अ लेवल सच दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब नेचुरली। यानी ग्रीन हाउस गैस के लेवल को हम इतना लिमिट कर देंगे, इतना लिमिट कर देंगे कि नेचुरली ही ये खत्म हो जाएगी 2050 से लेके 2100 के बीच में। नेचुरली खत्म हो जाएगी यानी पेड़ पौधे उन्हें अब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके। इट कम्स अंडर द ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ यूएनएफसीसी। जो पेरिस एग्रीमेंट है वो यूएनएफसीसी, जो सीबीडी से जो रियो समिट से निकल के आ रहा है। रियो समिट से तीन चीजें आ रहे हैं, यूएनएफसीसी, सीबीडी और आईची। उस यूएनएफसीसी के ब्रॉडर अम्ब्रेला के अंडर ही ये पेरिस एग्रीमेंट आता है। बहुत बढ़िया। अ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ है हमारे पास या नहीं। हाँ, इंडिया से इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, आईएनडीसी। ये सारी चीजें आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा, और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईएनडीसी जो है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसके जो फीचर्स हैं वो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, क्लीन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्लीनर तरीके से, रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बढ़ना चाहिए, यानी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा, नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा, और कार्बन सिंक बढ़ना चाहिए। ये कहती है कि हमें एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 33 to 35% जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा 2030 तक। जो एमिशन इंटेंसिटी उसे 33, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर से याद रखिए, 33 से 35% रिड्यूस करना होगा। 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें बनाना पड़ेगा। क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2। इतना एक्स्ट्रा कार्बन सिंक हमें बनाना पड़ेगा। और बेटर अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज बाय एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमें एक क्लीन एनर्जी वाला फेज में जाना पड़ेगा, वाले सिस्टम में जाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारी चीजें इंडिया अचीव कर चुकी है और इसको रिवाइज भी किया गया है। तो आप एक बार रिवाइज डेटा भी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स, ये सारे जो मीटिंग्स कन्वेंशंस थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पीडीई से ये क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। आप मान के चलो कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस बन जाए, एमसीक्यू डायरेक्टली बन जाए, या डायरेक्ट कुछ ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा रिवीजन हो गया होगा आपका। सारे कन्वेंशन, सारे प्रोटोकॉल्स आपको रिवाइज हो गए होंगे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी तैयारी बुलंद हो सके। और अधूरा काम ना करें, बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।